नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आज आप सभी जानते हैं कि आईसीसी वनडे विश्व कप है और जिसमें आप देखते हैं कि भारत सेमीफाइनल में आज खेलेगा। फाइनल से पहले वानखेड़े में आज अग्नि परीक्षा है भारत की, और भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज होगा सेमीफाइनल। भारत की अगर हम लोग ताकत देखें तो 1983 और 2011 की चैंपियन इस बार भी ट्रॉफी की प्रबल दावेदार है। रोहित, विराट कोहली सहित सभी बल्लेबाज बढ़िया फॉर्म में भी हैं और आप देखते हैं कि अभी तक जितने भी मैच खेले हैं सभी में भारत ने जीत हासिल की है। बुमराह, समीर, सिराज के साथ कुलदीप, जडेजा गेंद से कर रहे हैं कमाल। और वहीं अगर हम लोग देखिए न्यूजीलैंड की ताकत की बात करें तो आप देखिए बल्लेबाजी में रचिन, रविंद्र और डेरिल मिशेल का दमदार प्रदर्शन है। सेंटनर और वोल्ट गेंदबाजी में टीम की सबसे बड़ी ताकत है। टिम साउथी के फिट होकर वापसी करने से टीम को मिलेगी इसमें मजबूती। कमजोरी क्या है भारत की? तो तेज शुरुआत को रोहित बड़ी पारी में नहीं बदल पा रहे हैं और मध्यम व निचले क्रम के बल्लेबाजों को ज्यादा अवसर नहीं मिल रहा। हार्दिक की अनुपस्थिति में छठे गेंदबाज की कमी खल सकती है। अवसर क्या है भारत के पास? तो पिछले 3 विश्व कप की तरह भारत अपनी मेजबानी में जीत सकता है ट्रॉफी। खतरा क्या है? नॉकआउट में न्यूजीलैंड के विरुद्ध भारत का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। और वहीं न्यूजीलैंड की अगर हम लोग कमजोरी की बात करें, चोटिल खिलाड़ियों में टीम का संतुलन बिगड़ा है और रचिन, कानवे और डेरिल के अलावा बल्लेबाजी चिंता का विषय है इनका। 2 टीमों के विरुद्ध 350 से ज्यादा रन खाए हैं और कीवी गेंदबाज ने। और अवसर की बात करें तो पिछले 2 विश्व कप में उप विजेता रही है टीम, पहली बार ट्रॉफी जीतना चाहेगी। खतरा क्या है? विश्व कप में अब तक का प्रदर्शन मिला जुला रहा है इसका। देखते हैं हम लोग, तो आप देखेंगे कि फाइनल होने दीजिए, कौन जीतता है देख लेंगे। म्यांमार के 5,000 से ज्यादा से अधिक विद्रोही भारत में घुसे। गृह युद्ध से जूझ रहे म्यांमार में 5,000 से अधिक विद्रोही पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में पिछले 2 दिन में घुस आए हैं। म्यांमार की सीमावर्ती राज्य चीन में म्यांमारी सेना ने विद्रोही लड़ाकों पर हवाई हमले करके उन्हें भारतीय सीमा में खदेड़ने की कोशिश की है और म्यांमारी सेना के 43 जवान भी भारत में घुस आए हैं। देखिए एक बात आप लोग देखेंगे, म्यांमार आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, इसे आप लोग बर्मा के नाम से भी जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम 4 राज्यों की सीमा हमारी लगती है म्यांमार से। जब भी आप देखते हैं कि अशांति फैलती है तो यहां से लोग हमारे देश में आ जाते हैं बिना अनुमति लिए हुए। उत्तरकाशी में अलवेदर रोड की सुरंग में ड्रिलिंग शुरू है। ये आप देखते हैं कि चारधाम अलवेदर रोड परियोजना के अंतर्गत यमुनोत्री राजमार्ग पर निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में भूस्खलन के बाद 3 दिन से फंसे 40 श्रमिक सुरक्षित हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए आप देखिए मंगलवार को ड्रिलिंग शुरू की गई है। उम्मीद है कि अगले 24 घंटे में सभी श्रमिकों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा और ऊपर वाले से दुआ करिए कि सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। डाबर ग्रुप के चेयरमैन और निदेशक भी महादेव सट्टा ऐप मामले में आरोपित थे। ये मुंबई पुलिस की एफआईआर में मोहित व गौरव बर्मन समेत 32 नाम है। धोखाधड़ी और जुए की विभिन्न धाराओं में दर्ज किया गया केस। डाबर ग्रुप ने मुंबई पुलिस की एफआईआर को झूठ का पुलिंदा बताया। एफआईआर में अभिनेता साहिल खान का नाम भी शामिल है। ये आप सभी जानते हैं कि जो सट्टा ऐप है ना, महादेव सट्टेबाजी ऐप, उसी में बात हो रही है और उसी में ये सब नाम जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व राजस्थान में बनेगी भाजपा की सरकार, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना नवंबर में यहाँ चुनाव हो रहे हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है। और देखिए जो विधानसभा चुनाव होते हैं इन्हें करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसे सामान्यतः आप लोग चुनाव आयोग कह देते हैं। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है और 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। और नई दिल्ली में सचिवालय देखने को मिलेगा। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। अगर आपको विधायकी का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई। और अगर आप लोग 18 साल के हो चुके हैं तो वोटर सूची में आप लोग वोट डाल सकते हैं।
सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय की डेथ हो गई है, आप देखेंगे 75 वर्ष के थे। और लालू के सहयोगी ने अभ्यर्थियों से नौकरी के बदले कंपनी के नाम कराई थी जमीन। ईडी कह रहा है ईके इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड निर्देशक था अमित कत्याल। जमीनें हासिल करने के बाद लालू परिवार के नाम ट्रांसफर किए थे कंपनी के शेयर। एक बात सभी आप जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव जब मंत्री थे, रेल मंत्री थे, तो आप देखते हैं कि 2004 से 2009 के बीच की बात हो रही है, तो रेलवे में विभिन्न जोनों में ग्रुप डी के पदों पर लोगों की नियुक्तियां हुई थी और कहते हैं कि इन नियुक्तियों के बदले जमीन ली गई थी। तो उसी पे ईडी आप देखते हैं कि पूछताछ कर रही है, गिरफ्तार कर रही है। ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की, और इसका मुख्यालय आप लोगों को दिल्ली में देखने को मिलेगा। कहाँ? नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना का 1 मई 1956 में हुई थी। प्रियंका गांधी व अरविंद केजरीवाल को चुनाव आयोग का नोटिस, जवाब दाखिल करने के लिए दोनों को दिया कल तक का समय। भाजपा ने की पीएम मोदी के विरुद्ध गलत बयानबाजी की शिकायत, उसी के कारण आप देखेंगे इन दोनों को नोटिस दिया गया है। मिलावटी भोजन या पेय बेचने पर न्यूनतम 6 महीने के अंदर की कैद की सिफारिश की बात की जा रही है। खाने पीने की सामग्री में मिलावट लोगों के लिए साबित हो सकती है जानलेवा, और मौजूदा समय में यह कैद अधिकतम 6 महीने और जुर्माना 1,000 रुपये है। और आप देखिए संसदीय समिति ने कहा कि इस अपराध के प्रावधानों की सजा कम है, दोषियों पर 25,000 रुपये का जो न्यूनतम जुर्माना लगाने को भी कहा गया। और होना चाहिए, देखिए खाने के साथ आप देखेंगे कोई समझौता नहीं होना चाहिए कि कुछ मिलावट आप करके पेश कर दें, तो ये अच्छी बात है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। वैश्विक स्तर पर भारत की उभरती अर्थव्यवस्था का प्रतिबिंब IITF केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री ने किया प्रगति मैदान में 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन। मेला 14 नवंबर से आप देखिए 18 नवंबर तक व्यापारिक दर्शकों के लिए खुला है। आमजन के लिए 19 से आप देखिए 27 नवंबर तक मेले का भ्रमण कर सकते हैं, तो जा सकते हैं आप लोग, घूम के आइएगा। ये आप देखेंगे। और दिल्ली वायु से तो जूझ ही रही है। रिश्वत प्रकरण में फंसे 2 SI को 2 दिन में किए जाएंगे बर्खास्त। ये मामला क्या है? 30,000 करोड़ से अधिक की ठगी के मामले में से CBI ने करीब 10 साल पूर्व राजस्थान के रहने वाले ठग निर्मल भंगू को गिरफ्तार किया था। वह जेल में बंद है। निर्मल के खिलाफ 12 खंबा रोड थाने में भी 2018 में ठगी का केस दर्ज हुआ था। सब इंस्पेक्टर वरुण चीची निर्मल का प्रोडक्शन वारंट लेकर पूछताछ के लिए दिल्ली लेकर आया, और पूछताछ के दौरान वरुण ने भंगू को बताया कि उसकी बेटी व दामाद को भी केस में आरोपित बनाया जा सकता है। वरुण ने दोनों को गिरफ्तारी से बचाने के लिए 25 लाख रुपए देने की मांग की, और 5 लाख में मसौदा तय हुआ। निर्मल के मैनेजर ने CBI में शिकायत दर्ज की, और सोमवार को मैनेजर जब 4.5 लाख रुपए रिश्वत की रकम देने वाराखांबा आया, तब वरुण ने अवकाश पर होने के कारण साथी राजेश यादव के पैसे ले लेने को कहा। राजेश ने जैसे ही थाने में रकम ली, CBI ने उसे दबोच लिया। उसके पास से रकम भी बरामद की हुई थी। देख रहे हैं। अब आधी पुलिस वालों की आप बात करें, बहुत सारे आप देखते हैं इस तरह के केस आते रहते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ, CBI की, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। एम्स में डायबिटीज के मरीजों को आप देखेंगे निःशुल्क, एक तरह से निःशुल्क मिलने लगी इंसुलिन, आप देखेंगे। और 15 वर्ष से कम अधिक उम्र के 15.6% पुरुष व 13.5% महिलाएं डायबिटिक हैं। देख रहे हैं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार। अब जन्म के साथ ही बच्चे का बन जाएगा आधार कार्ड। बाल दिवस के उपलक्ष्य में पश्चिमी जिला में बाल आधार, चिल्ड्रन कॉर्नर व आधार आपके द्वार योजनाओं की शुरुआत की गई है। अच्छी बात है। एयरलाइंस अपने एजेंट की ओर से किए वादे और दी गई समय सारणी से बंधी है। सुप्रीम कोर्ट ने NCDRC के फैसले को सही ठहराते हुए अपील खारिज की है। 7 दिन के तय समय के बजाय 1.5 महीने बाद अमेरिका पहुंचा था सामान। ये राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कुवैत एयरवेज को 30 लाख मुआवजा देने का दिया था आदेश। वर्ष 1996 में आप देखिए ट्रैवल एजेंट ने बुकिंग के वक्त 7 दिनों में सामान की खेप पहुंचाने की समय सारणी दी थी, आप देखेंगे।
भारत ब्रिटेन दोनों के फायदे वाले एफटीए पर सहमति बनने की उम्मीद है। एफटीए यानी कि मुक्त व्यापार समझौते की बात हो रही है। ये हो जाएगा तो आसानी होगी व्यापार करने में दोनों देशों के। पर्यावरण मंत्रालय की समिति में अदानी के सलाहकार को किया शामिल, हंगामा, विपक्ष ने कथित हितों के टकराव के लिए सरकार की आलोचना की है। पूछा, जनार्दन चौधरी को समिति में किसने और क्यों नियुक्त किया है? तो ये भी देखने को मिल जाएगा। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने इंडोनेशिया जाएंगे हमारे रक्षा मंत्री। आसियान के बारे में बात कर लेते हैं। और मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि इस तरह के जो संगठन हैं उनके बारे में जरूर याद रखें, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसे आप लोग एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के नाम से जानते हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है ना, उसी की बात हो रही है। 8 अगस्त को आप लोग आसियान दिवस के रूप में मनाते हैं, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुई थी ना। और आसियान का सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में देखने को मिलेगा। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ये सब देश आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें। तो याद रखा करिएगा। और क्या करना है, याद ही रखना है, समझ रहे हो। 1000 रेलवे स्टेशनों पर छोटे उद्यमियों को मिला बड़ा बाजार। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत 27 राज्यों में 1037 स्टेशनों पर 1134 दुकानों को हो रहा है संचालन। और स्थानीय कारीगरों, कुम्हारों, बुनकरों एवं शिल्पकारों आदि को आजीविका का अवसर प्रदान भी किया जा रहा है इससे। भारत ने कनाडा से कहा कि पूजा स्थलों पर हमले और नफरती भाषण रोके, क्योंकि आप देखते हैं कि जिस तरह से काम हो रहा है वहाँ, कहाँ, कनाडा में, उसी की आलोचना की जा रही है। बाल दिवस पर बच्चों से मिली राष्ट्रपति साहिबा हमारी। चलिए बताइए, बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? प्रधानमंत्री मोदी, सोनिया गांधी सहित कई नेताओं ने पंडित नेहरू को अर्पित की श्रद्धांजलि। और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में हुआ था ना। वो कांग्रेस के प्रमुख नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे और देश के पहले प्रधानमंत्री भी बने थे, समझ रहे हैं। रूस से विमान रोधक इगला एस मिसाइल लेगा भारत। मेक इन इंडिया अभियान के तहत भारत बनेगी यह मिसाइल। और आप देखिए कम दूरी की इस मिसाइल की मारक क्षमता 5 से 6 किलोमीटर होगी, ये आप देखेंगे। एनआरआई विभाग का खाका सशक्त बनाने का विधि आयोग को निर्देश। ये आप देखिए, विधि आयोग ने प्रवासी भारतीयों विवाहों के मुद्दे को की पड़ताल करने का निर्देश देते हुए अंतर्राष्ट्रीय जन कानूनों और निजी कानूनों के खाके के आधार पर ही इसके ढांचे को सशक्त बनाया जाएगा। समिति के रेडियो टॉक शो से मिलेगी उद्यमी बनने की प्रेरणा। आकाशवाणी की आज सुबह 9 से 10 बजे प्रसारण, इंटरनेट मीडिया पर भी होगा उपलब्ध। नई सोच नई कहानी, ये रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी हर बुधवार को होगा प्रसारित, देख लीजिएगा भैया। अब आप देखेंगे ये राजनीति की खबरें हैं और जो महासमर चल रहा है 2023 का चुनाव का, उसी में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, बातें हो रही हैं खूब। तो आप लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण इन लोगों की बातें नहीं रहती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। ये आप देखिए होम मिनिस्टर साहब का इंटरव्यू है। ये सब राजनीति की खबरें हैं। आप लोग बताइए राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, या आप लोग जिस राज्य से संबंध रखते हैं उस राज्य में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। इसरो रोबोटिक्स चैलेंज के तहत छात्र तैयार करेंगे रोवर का डिजाइन, आप देखेंगे। इसरो की बात करें तो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सूर्य की ऊर्जा संग वैदिक विज्ञान से गांव गांव में कृषि व प्रकृति संरक्षण। जर्मन की डॉक्टर
उलरिच के निर्देशन में उत्तर प्रदेश में रामपुर किमचा गांव का तक पहुंचा है अग्निहोत्र अभियान। और जल संरक्षण, विद्या विस्तार, गौ संरक्षण भी इसमें शामिल है। विश्व वैदिक विज्ञान का प्रचार भी इससे हो रहा है। अच्छी पहल है। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं और एक सामान्य जानकारी आपको मिलती है। यहाँ से समझ आपकी विकसित होती है। संकट में न्याय प्रणाली और स्वतंत्रता। ये आप देखिए हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली संकट में है। यह प्रणाली 3 स्तरों पर काम करती है। पहले चरण में कोई व्यक्ति अपराध की शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज कराता है। दूसरे चरण में उस पुलिस अधिकारी का काम शुरू होता है जो अपराधी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत यह जांच करता है कि अपराध हुआ भी है या नहीं। इस बीच जांच के दौरान यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाए तो संविधान उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने की व्यवस्था करता है और संबंधित व्यक्ति की अधिकतम 14 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा जा सकता है। यदि अदालत पुलिस कस्टडी से इंकार करे तो न्यायालय न्यायिक हिरासत का विकल्प होता है। तीसरा चरण अदालती कार्यवाही का होता है। जांच पड़ताल के दौरान मजिस्ट्रेट को मामले की जानकारी दी जाती है और इसी प्रक्रिया में आरोप तय करने का पड़ाव आता है। फिर जांच एजेंसियां आरोपित पर मुकदमा चलाती हैं। न्याय प्रणाली क्यों संकट में, इसकी पड़ताल करेंगे तो कुछ कारण सामने आएंगे। जांच अधिकारियों और राजनीतिक प्रतिष्ठानों के बीच अवसर होने वाली सांठगांठ का प्रमुख कारण है और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में जांच अमूमन सरकार के करीबी अधिकारियों द्वारा की जाती है। अगर एफआईआर में सत्तारूढ़ पार्टी के किसी सदस्य या उसके नजदीक रखने वाले किसी व्यक्ति का नाम हो तब या तो जांच की ही नहीं जाती है और फिर आरोपित को बचाने के लिए मनगढ़ंत कहानी गढ़ जाती है। और ये याद रखिए, आज के समय की बात नहीं हो रही। जो पार्टियां सत्ता में अभी हैं, राज्य में या केंद्र में है जो पार्टी, वो पहले भी पार्टियां जो रही हैं वो भी इस तरह का काम करती रही हैं और मुझे लगता है कि जो परंपरा बन चुकी है वो आने वाले समय में भी होगी। यह किसी से छिपा नहीं है कि कुछ मामलों विशेषकर जहां शिकायतकर्ता कोई अल्पसंख्यक हो तो सरकार अक्सर ऐसे मामले की परिणति यही होती है कि आरोपित में उसी का नाम जुड़ जाता है। ऐसे झूठे मामलों में पीड़ितों को जमानत भी आसानी से नहीं मिलती है और इन पीड़ितों की स्थिति से अन्य लोगों के मन में डर बैठ जाता है कि जो न्याय पाने गए थे और उनके साथ ही अन्याय हो गया है। स्पष्ट है कि जांच इकाई और राजनीतिक बिरादरी में मिलीभगत से कभी न्याय नहीं हो सकता है। हम जिस संकट से दो चार हैं वह यह पहलू उसके मूल में है और संकट का एक कारण अदालतों से जुड़ा है। जिन मामलों में पुलिस कस्टडी की अवधि समाप्त हो गई हो या फिर आरोप पत्र दाखिल हो गया हो, अक्सर उनमें भी जमानत नहीं दी जाती है। कहीं ना कहीं न्यायिक तंत्र स्थापित मानकों के अनुरूप काम नहीं कर रहा है। समान अवसर का अभाव कानूनी प्रक्रिया को खतरे में डालता है, जबकि यह स्थिति निष्पक्ष एवं आप देखेंगे निष्कलंक होनी चाहिए। यह भी जनता की नजरों में से छिपा नहीं रहता है कि कुछ खास न्यायिक अधिकारियों की प्रमुख पदों पर तैनाती की जाती है और जिससे संदेह की सुई और गहरा जाती है। कुल मिलाकर न्यायिक तंत्र विशेषकर जमानत के मामले में कारगर ढंग से काम नहीं कर रहा है। स्वतंत्रता के मूल्य को संविधान और यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमन्य मान्यता के अनुरूप महत्व नहीं दिया जा रहा है। जमानत के संदर्भ में न्यायिक अधिकारी जिस हीला हवाली का परिचय दे रहे हैं वह गहन चिंता का विषय भी है और खासतौर से यह उन मामलों में मुख्यतः प्रकट होता है जहां फंदा राजनीतिक प्रतिद्वंदियों का फंसा होता है। ऐसे मामलों में भले ही जांच पूरी हो जाए लेकिन जमानत नहीं मिलती है। यहां तक कि शीर्ष न्यायिक स्तर पर यह राहत नहीं दी जाती है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहां एजेंसियां राजनीतिक विरोधियों को ही नहीं बल्कि पत्रकारों, छात्रों, अकादमिक जगत से जुड़े उन लोगों को भी निशाना बनाती हैं जो सरकार और उनकी नीतियों की आलोचना करते हैं। यह सिलसिला खासतौर से चुनाव के आसपास शुरू होता है। यह और विकट चिंता का विषय है कि असहमति की ऐसी आवाजों को दबाकर उन्हें यूएपीए और पीएमएलए जैसे कानूनों के तहत जमानत नहीं दी जाती है। इन कानूनों में खुद को निर्दोष सिद्ध करने का दारोमदार आरोपित पर होता है। अफसोस की बात है कि ऐसा दायित्व कभी पूरा नहीं किया जा सकता है और विडंबना यही है कि इस मामले में उदार रवैया अपनाने के बजाय अदालतों ने इन कठिन प्रावधानों को कायम रखा है। पीएमएलए के अंतर्गत प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को एक प्रकार के असीमित अधिकार मिले हुए और इससे जुड़े मामलों की जानकारी को सार्वजनिक करने की बाध्यता भी नहीं है और इन्हीं अधिकारों के दम पर ईडी को लोगों के पास समन भेजने से लेकर छापेमारी करने, गिरफ्तारी की शक्ति मिली हुई है। अगर गिरफ्तारी ना भी हो
तो छापेमारी और कुछ जानकारियां मीडिया को लीक करके संबंधित व्यक्ति की फजीहत तो आसानी से करा दी जाती है। इस मामले में आप देखिए कि गोदी मीडिया आरोपित व्यक्ति को ट्रायल से पहले ही अपराधी के रूप में दिखाना लगता है। चूंकि ट्रायल में काफ़ी लंबा समय लगता है तो लोगों की ऐसी मामले में उत्सुकता खत्म हो जाती है और अंत में यदि व्यक्ति निर्दोष भी निकल आता है तब उसे दोषी के रूप में ही देखा जाता है। ईडी का क्षेत्राधिकार भी अपार विस्तार लिए हुए है। वह मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, यहाँ तक कि प्रशासनिक अधिकारियों तक को निशाना बना लेता है। दुर्भाग्यवश पीएमएलए को अक्षुण्ण रखकर उच्चतम न्यायालय ने भी स्वतंत्रता के उद्देश्य को आघात पहुंचाया है। यूएपीए जैसे अन्य केंद्रीय कानून का भी जांच मशीनरी द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके तहत लोगों की असहमति, सरकारी नीतियों की आलोचना और विरोध प्रदर्शन को भी आतंकी गतिविधियों में गिना जा रहा है। और आप देखते हैं कि वह भी तब जब ऐसे मामलों में कोई हिंसा भी सामने नहीं आती है। इसके चलते हाल के दौर में कई युवा छात्रों को सालों साल जेल में गुजारने पड़े। तब जब तक न्यायिक प्रक्रिया वह समान स्तर सुनिश्चित नहीं करती है जिसमें अपराधियों पर शिकंजा और निर्दोषों की रक्षा नहीं होगी, तब तक आप देखिए विधि का शासन कायम नहीं हो सकता है। स्वतंत्रता के संरक्षण में मीडिया और न्यायालय जैसे दो संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। केवल इन्हीं पर लोगों का बचाव खुचा भरोसा कायम है। अगर ये भी अपने दायित्व निर्वहन में नाकाम रहते हैं तो फिर संविधान में निहित स्वतंत्रता सिर्फ कागजी बनकर रह जाएगी। लेखक राज्यसभा सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता हैं कपिल सिब्बल साहब के द्वारा ये लिखा गया है। अच्छे वकील माने जाते हैं। और आप देखिए मीडिया का क्या हाल हो गया है। मैं आप लोगों से कहता हूं कि आरोपी बनाना और आरोप सिद्ध होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। लेकिन आप देखते हैं कि मीडिया पर तो ऐसे दिखाने लगते हैं कि ये एक तरह से आरोप सिद्ध ही हो चुके हैं इस पर, जैसे समझ रहे हो। तो वही चिंता बनी हुई है। सुरक्षा के लिए खतरा बने घुसपैठिए। ये आप देखिए भारत में बांग्लादेशी एवं रोहिंग्याओं की घुसपैठ का सिलसिला किस तरह कायम है, इसका पता बीते दिनों राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए की ओर से 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में की गई छापेमारी एवं 40 से अधिक उन दलालों की धरपकड़ से चलता है जो मानव तस्करी में लिप्त थे। ये दलाल बांग्लादेशियों के साथ रोहिंग्याओं को देश के विभिन्न हिस्सों में लाते थे। इन दलालों का नेटवर्क किस तरह पूरे देश में फैला था, इसका प्रमाण इससे मिला है कि एनआईए ने त्रिपुरा, असम, बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी में कुल 55 स्थानों पर छापेमारी की है। और इस छापेमारी के दौरान एनआईए को घुसपैठ कराने वालों के पास से आधार, पैन कार्ड समेत बड़ी संख्या में पहचान संबंधी अन्य दस्तावेज मिली है। इन सभी के फर्जी होने का संदेह भी है। देश में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की घुसपैठ कराने वालों की पहचान का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि वे उन्हें राजस्थान से लेकर जम्मू कश्मीर और दक्षिण भारत तक भेजने और बसाने में सफल रहे। और यह सामान्य बात नहीं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या बंगाल, असम आदि से भारत में घुसते हैं और फिर जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु तक पहुंच जाते हैं। वे असली नकली पहचान पत्र भी हासिल कर लेते हैं। एक समय था जब बांग्लादेशी घुसपैठिए केवल बंगाल, असम, त्रिपुरा आदि में ही ठिकानों बनाते थे। फिर आप देखिए वे बिहार, झारखंड में जाकर बसने लगे। अब तो समस्त भारत उनके लिए सुरक्षित ठौर बन गया। जो स्थिति कल तक बांग्लादेशी घुसपैठियों की थी वही अब रोहिंग्याओं की भी है। और यदि बांग्लादेशी रोहिंग्या बंगाल, असम में घुसपैठ करके जम्मू, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद तक पहुंच जा रहे हैं तो आप देखिए इसका अर्थ है कि उन्हें भारत लाने और यहाँ नागरिकों के रूप में बसाने की कोई गहरी सुनियोजित साजिश चल रही है। इस साजिश के कैसे दुष्परिणाम हो सकते हैं या इसे समझा जा सकता है कि बंगाल और असम के अनेक इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठिए भारतीय नागरिक बनकर एवं मतदाता पहचान पत्र हासिल कर चुनाव में हार जीत का निर्धारण भी करने लगे हैं। चूंकि वे वोट बैंक बन गए हैं इसलिए उनकी पैरवी करने वाले राजनीतिक दल भी सक्रिय हो गए हैं। बंगाल में वे तृणमूल कांग्रेस का वोट बैंक है तो असम में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का है। जैसे बंगाल में ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों की तरफदारी करती हैं, वैसे ही असम में बदरुद्दीन अजमल जो ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख हैं, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों असम को एक गलियारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। शरणार्थियों और घुसपैठियों में अंतर किया जाना चाहिए। आमतौर पर शरणार्थियों को परिचय पत्र प्रदान किया जाता है और यह परिचय पत्र शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूएनएचआरसी की ओर से जारी किया जाता है। जहां शरणार्थी अपनी जान बचाने के उद्देश्य से किसी देश में अवैध रूप से प्रवेश करते हैं, वहीं घुसपैठिया किसी साजिश के तहत किसी देश में प्रवेश करते हैं और वे उस देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने का काम करते हैं। कई बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए अपराध और आतंकी घटनाओं में लिप्त हो पाए गए हैं। हरियाणा की नूंह में हुई सांप्रदायिक हिंसा में रोहिंग्या घुसपैठियों का हाथ पाया गया था। ऐसी आशंका भी है कि दिल्ली में हुए दंगों में भी उनकी भूमिका थी। और जैसे इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं
कि भारत में कितने बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, वैसे ही इसमें इसकी भी नहीं कि रोहिंग्या कितने हैं। जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या करोड़ों में मानी जाती है, वहीं रोहिंग्या घुसपैठियों की अनुमानित संख्या 40 से 50 हज़ार के करीब बताई गई है। अवैध तरीके से भारत आकर विभिन्न इलाकों में बसे बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को निकालने की कोई भी पहल सही ढंग से आगे नहीं बढ़ सकी। म्यांमार के हालात ऐसे हैं कि वहां से सीधे या बांग्लादेश के रास्ते आए रोहिंग्या घुसपैठियों को वापस भेजना कठिन है। और चंद दिनों पहले ही म्यांमार से सैकड़ों चिन आदिवासी समूह के लोग वहां से जान बचाकर मिजोरम आए हैं। मणिपुर में भी आप देखते हैं म्यांमार से आए चिन और कुकी लोगों की बड़ी संख्या घुसपैठ करके आई है। मणिपुर में के भीषण हिंसा की चपेट में आने का एक कारण म्यांमार में से आए घुसपैठिए भी हैं। शरणार्थी हों या घुसपैठिए हों, उन्हें उनके देश वापस भेजना आसान नहीं होता है। भारत सरकार जब भी कभी बांग्लादेश और रोहिंग्या घुसपैठियों को वापस भेजने की पहल की हुए आगे नहीं बढ़ सकी, और इन स्थितियों में यह आवश्यक हो जाता है कि उन्हें देश में आने ही नहीं ना दिया जाए। फिलहाल सीमाओं पर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि घुसपैठिए देश में घुसने ही ना पाए। बांग्लादेशी अथवा रोहिंग्या घुसपैठियों की वापस भेजने की मांग उठते ही यूरोप और अमेरिका के मानवाधिकार संगठन शोर मचाने लगते हैं। भारत सरकार ने जब नागरिकता कानून में संशोधन कर यह तय किया कि इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को शरण और नागरिकता प्रदान की जाएगी, तो देश के कुछ राजनीतिक दलों के साथ अमेरिका और यूरोप ने मोदी सरकार को उपदेश देना शुरू कर दिया था। आज यही यूरोपीय देश इसके लिए जतन कर रहे हैं और शरणार्थियों का आना कैसे रोका जाए और आप देखें आवांछित गतिविधियों में लिप्त इन शरणार्थियों को किस तरह वापस भेजा जाए, उसकी आंखें इसलिए खुली हैं क्योंकि फलस्तीन की आड़ में हमास का समर्थन करने वाले शरणार्थी उनके यहाँ उपद्रव कर रहे हैं। लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं, इनका नाम है राजीव सचान के द्वारा लिखा गया। संकल्प की शक्ति, ऊर्जा। सपने कभी पूरे नहीं होते, लेकिन संकल्प कभी अधूरे नहीं रहते। बीज को देखो, उसका घनीभूत संकल्प ही उसे कष्ट और प्रतिकूलता को सहने की क्षमता देता है। सीखा करिएगा। और मैं कहता हूं कि जो भी काम कर रहे हैं आप लोग, कोई भी काम हो, 100% दीजिए, अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए उसमें। यकीन मानिए आपको संतुष्टि मिलेगी और कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर आएगा। मिलावटी खाद्य पदार्थ, जो गृह मामले की संसद की स्थायी समिति ने मिलावटी खाद्य पदार्थ बनाने बेचने वालों को न्यूनतम 6 माह की जेल के साथ 25,000 रुपये के जुर्माने की जो सिफारिश की, उसे न केवल तत्काल प्रभाव से स्वीकार किया जाना चाहिए, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे लोगों पर वास्तव में शिकंजा कसा जाए। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाले बेलगाम होते दिख रहे हैं। ऐसे तथ्य किस तरह लोगों की सेहत से खेल रहे हैं, इसका पता इससे चलता है कि करीब करीब हर तरह के खाद्य पदार्थों में मिलावट होने लगी है। यह किसी से छिपा नहीं कि हाल के दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में किस तरह मिलावटी खोया पकड़ा गया। मिलावटी खोए के साथ दूध और अन्य पदार्थों की बड़े पैमाने पर बिक्री होती है, लेकिन संबंधित एजेंसियां आमतौर पर त्योहारों के समय ही चेतती हैं। चिंता की बात केवल यह नहीं है कि खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता से समझौता किया जाए, बल्कि यह भी है कि उनमें अखाद्य और यहाँ तक कि बेहद हानिकारक वस्तुएं मिलाई जाती हैं। जैसे दूध, पनीर, खोए आदि में मिलावट की जाती है, उसी तरह मसालों, दालों और खाने के तेल आदि में भी अखाद्य चीजें मिलाकर उन्हें बेचा जाता है। अब स्थिति यह है कि दवाओं तक में मिलावट होने लगी। सरकार इससे अनजान नहीं हो सकती है कि किस तरह खराब गुणवत्ता वाली और यहाँ तक कि नकली दवाएं बनाने वाले भी सक्रिय हैं। मिलावटी या फिर नकली खाद्य पदार्थ, दवाएं आदि बेचने वालों लोगों को सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचाने और उन्हें बीमार करने का काम जानबूझकर कर रहे हैं। आप देखिए, फायदा कमाइए, लाभ लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं दूसरे को नुकसान पहुंचाकर। और आप देखते हैं कि चूंकि उनके खिलाफ कभी कठोर कार्रवाई नहीं होती, इसके लिए उनका दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। इसका बड़ा कारण यह भी कि अभी मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों को 6 महीने तक की सजा और 1,000 रुपये की जुर्माना का भी प्रावधान। यह सजा भी मुश्किल से किसी को मिलती है। एक ऐसे देश में जहां मिलावटी खाद्य पदार्थ बनाने और बेचने का काम बड़े पैमाने पर होता है, वहां इस अपराध में किसी को मुश्किल से सजा मिलना सरकारी तंत्र की नाकामी का ही प्रमाण है। कहने को तो अपने देश में हर तरह के कानून बने हुए हैं और इनमें खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाले कानून भी है, लेकिन उन पर वास्तव में अमल कठिनाई से ही होता है। जैसे खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने में सफलता नहीं मिल पा रही है, वैसे ही सरकारी तंत्र अस्वास्थ्यकर भोजन की बिक्री को भी रोकने में नाकाम है। ढाबों में मिलने वाला भोजन, स्ट्रीट फूड गुणवत्ता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, लेकिन जिन पर यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता से समझौता ना हो पाए, वे निष्क्रिय ही अधिक दिखते हैं। दुस्साहस पर हो प्रहार। बिहार में जमुई जिले में बालू माफिया ने एक दरोगा को अपने वाहन से रौंद कर मार डाला ना, उसी की बात हो रही है।
ये आप देखिए, जो माफिया होते हैं इनके हौसले बड़े बुलंद होते हैं, देख रहे हैं। शून्य अपशिष्ट शहर की परिकल्पना। इस संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अपशिष्ट का उत्पादन और उसके समुचित निपटान का अभाव जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और प्राकृतिक विनाश के गहरे संकट का बढ़ावा दे रहा है। यूएन की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही, 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। शहरों में अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने और कचरे के पहाड़ खड़ा होने से रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक विश्व आर्थिक मंच जैसे वैश्विक संस्था जीरो वेस्ट सिटी स्थापना को प्रोत्साहन कर रही हैं। जीरो वेस्ट सिटी से तात्पर्य एक ऐसे शहर से है जहां आप देखते हैं कि अपशिष्ट के उत्पादन को शून्य ना करके उत्पादित कचरे का निपटान सुनिश्चित करने पर ज्यादा जोर दिया जाता है, जिससे पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को कम से कम नुकसान पहुंचे। इसके तहत संसाधन के संपूर्ण उपयोग पर बल दिया जाता है, साथ ही समय पूर्व संसाधन को कचरे के रूप में तब्दील करने के बजाय उसके पुनः उपयोग, पुनः चक्रण और समुचित लैंडफिल करने पर भी विशेष जोर देता होता है। बीते दिनों कील शहर को जर्मनी के पहले शून्य अपशिष्ट शहर के रूप में प्रमाणित किया गया है। कील ने इस मामले में भारत सहित दुनिया के सभी शहरों के समक्ष मिसाल कायम किया। शहरी कचरे की समस्या से निपटने के लिए कील शहर में जीरो वेस्ट सिटी योजना लागू है, जिसके तहत वहां की सभी घर, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, स्कूल और सार्वजनिक निकाय अपशिष्ट प्रबंधन को सुनिश्चित करने में जुटे हैं। और इस योजना का लक्ष्य 100 से अधिक उपायों के माध्यम से 2035 तक प्रति वर्ष 15% कचरे को हम कम करना है। शून्य अपशिष्ट शहर बनाने के लिए वहां प्लास्टिक से बने डिस्पोजल डायपर की जगह कपड़े से निर्मित डायपर के इस्तेमाल को प्राथमिकता दी जा रही है, और जो पर्यावरण के लिए अनुकूल हैं और पुनः प्रयोज्य होते हैं। अनुमान है कि एक बच्चे के लालन पालन में 6000 तक डिस्पोजेबल डायपर का उपयोग होता है, जिसका कार्बन फुटप्रिंट पर्यावरण के लिए घातक सिद्ध होता है। कील शहर भोजन की बर्बादी के खिलाफ है। यही नहीं, शहर में फल और सब्जी दुकानों में पुनः प्रयोज्य थैले मुफ्त में दिए जाते हैं। शहर में कचरे फेंकने वाले व्यक्ति को कचरे के वजन के आधार पर शुल्क दिए जाने की व्यवस्था है। कील की यह व्यवस्था अनुकरणीय है। दुनिया के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और ग्लोबल वार्मिंग को धीमा करने के प्रयासों में शून्य अपशिष्ट जीवन एक सर्वोच्च प्राथमिकता है। कचरा उत्पन्न करने से बचकर हम अपने मूल्यवान संसाधनों की बर्बादी को कम कर सकते हैं। जलवायु संरक्षण में योगदान देने का एक अच्छा तरीका कम कचरा उत्पन्न करना तथा उत्पादित कचरे का पुनर्चक्रण सुनिश्चित करना है। इससे सतत विकास को भी बढ़ावा मिलता है। यहां भी छोटे छोटे कमेंट रहते हैं, कॉलम रहते हैं, देख लिया करिएगा। आसान हो इलेक्ट्रिक वाहनों की राय। वायु प्रदूषण के पीछे वाहनों से निकलने वाला धुआं भी प्रमुख वजह है। देश में कुल कार्बन उत्सर्जन में परिवहन क्षेत्र की हिस्सेदारी 13.5% है। इस समस्या के समाधान के लिए केंद्र और राज्य सरकारें इलेक्ट्रिक वाहनों यानी कि ई वाहनों को प्रोत्साहन कर रही है। बैटरी से दौड़ने वाले ई रिक्शा, दो पहिया वाहन, कार और इलेक्ट्रिक बसों को यात्री परिवहन का अहम हिस्सा बनाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहन न सिर्फ ईंधन की बचत करते हैं बल्कि कम प्रदूषक भी है। अच्छी बात है। चार्जिंग स्टेशन के बड़े नेटवर्क, ये भी करना पड़ेगा, आसानी से चार्ज हो सके। ये आप देखिए, वोटर के मन की बात खरी खरी तंज कसा जाता है। क्यों नहीं रोक रहा है जहरीली शराब का धंधा? ये हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। विदेश नीति केंद्र में मानवता। आतंक को लेकर दोहरा नजीरा रखने वाले देश ध्यान रखे कि आतंकवाद की बीमारी किसी सीमा, राष्ट्रीयता और नस्ल को नहीं पहचानती है। ये आप देखिए, इकोनॉमी बिजनेस से जुड़ी खबरें। पिछले 6 सालों में तेजी से बढ़े रोजगार। NSSO के आवर्ती श्रम बल सर्वेक्षण के आधार पर एसबीआई की शोध टीम ने जारी की रिपोर्ट। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी आप लोग बताइए। मुद्रा योजनाओं से पारिवारिक उद्यमों को मिल रहा है विस्तार। पढ़ने वाली युवाओं को श्रम बल में नहीं किया जाना चाहिए शामिल। 2022-23 में बेरोजगारी दर 3.2% रही। 2017-18 में ये 6.1% थी। 52.2% से बढ़कर 57.3% हुई है कुल रोजगार में स्वरोजगार की हिस्सेदारी। दर्जन भर देसी विदेशी कंपनियों बैटरी प्लांट लगाने की दौड़ में है। और IREDA का IPO 21 नवंबर को खुलेगा। ये 20 खनिज ब्लॉक के लिए आमंत्रित की जाएगी बोलियां। इसमें हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के पुरोधा VS ओबराय की डेथ हो गई ना। इनका आप देखते हैं कि जन्म 3 फरवरी 1929 को हुआ था नई दिल्ली में। 7वें महीने भी थोक महंगाई शून्य से नीचे रही है। मुथूट फाइनेंस ने मनाई पूर्व चेयरमैन की जयंती।
सप्लाई चेन में टेस्ला बढ़ाएगी भारत की हिस्सेदारी। ये लाल चौक पर मोदी का कटआउट। ये कश्मीर घूमने आए पर्यटकों साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचवाने के साथ ले रहे हैं सेल्फी। चलिए। इंडियन इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए 20 तक करें ऑनलाइन आवेदन। अमेरिकी बच्चे को लीवर दान कर सकेगा भारतीय रिश्तेदार। सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति। मामले में मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम की धारा 9 थी कानूनी चुनौती इसमें। और आप लोगों को एक और बात बता दूं कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारा सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है और 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। कानून की युक्त धारा ऐसे मामलों में अंगदान पर रोक लगाती है जहां प्राप्तकर्ता विदेशी हो और अंगदान करने वाला उसका करीबी रिश्तेदार ना हो। ये आप देखें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में निक्की की लोकप्रियता बढ़ी। अब चुनाव है ना अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए। भारतवंशियों ने दिवाली की परंपराओं को अमेरिका के ताने वाने में बुना है, बाइडेन साहब कह रहे हैं। ब्रिटेन के पीएम सुनक ने अपने मंत्रियों से किया बदलाव लाने का आह्वान। इजरायल का दावा कि गाजा पट्टी में हमास ने खो दिया नियंत्रण। ये इजरायल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है उसकी बात हो रही है। यूएन में इजरायल की निंदा करने वाले प्रस्ताव के पक्ष में रहा है भारत, ये आप देखेंगे। और अधिकृत फलस्तीनी क्षेत्र में इजरायली बस्तियां बनाने का के प्रयास की निंदा की गई है। प्रस्ताव के साथ 145 देश, अमेरिका समेत 18 देशों ने विरोध भी किया। हम लोग दो राष्ट्र सिद्धांत के देखिए समर्थक हैं। हम लोग चाहते हैं कि फिलिस्तीन भी स्वतंत्र रहे, अच्छे से रहे। अमेरिका ब्रिटेन ने हमास पर लगाया नया प्रतिबंध। कई देश हमास को आप देखिए आतंकी संगठन मानते हैं। कई लोग लड़ाकू वो क्रांतिकारी संगठन की दे रहे हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने यूक्रेन को बेचे 36 करोड़ डॉलर के हथियार। यूट्यूबर को अब एआई के प्रयोग से बनाए गए वीडियो की देनी होगी जानकारी। ये आप देखिए, अक्षरधाम मंदिर का अद्भुत शिल्प, ये आप देखेंगे अमेरिका की न्यू जर्सी में है ना। ये तोसा खान अल कादरी मामले में भी इमरान खान गिरफ्तार हैं। इनके बुरे दिन चल रहे हैं, आप देखते हैं। एक खेल का क्षेत्र है और देखिए आज आप लोग आज आप लोग तो देखेंगे ही मैच। हम लोग तो फाइनल देखेंगे कि क्या हाल है और क्या स्कोर रहा है, ठीक है। प्रज्ञानंद विदित और वैशाली को वित्तीय सहायता देंगे, संजय कपूर करें। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद विदित गुजराती और अंतर्राष्ट्रीय मास्टर वैशाली को 2 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने का वादा किया है। नीरज वर्ष के सर्वश्रेष्ठ विश्व एथलीट पुरस्कार की अंतिम सूची में है। ध्यान मुद्रा, ये आप देखिए योग प्राणायाम करते रहा करिएगा। मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं, अपने आप से मिलने का टाइम मिलता है इससे, ठीक है, फायदा मिलता है आपको। नीति आयोग की तर्ज पर पंजाब सरकार ने बनाया विकास आयोग। कैबिनेट ने दी गठन की मंजूरी। सीमा बसंत होंगे वाइस चेयरमैन इसके। अभी नहीं हुई आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति। नीति आयोग योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके 2015 में आया था ना। खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली पोर्टल शुरू किया गया है, आप देखेंगे। यहां भी आपको लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। विश्व शांति के लिए आप देखेंगे हुई लीग ऑफ नेशंस की पहली बैठक। 1920 में आज ही लीग ऑफ नेशंस की पहली बैठक जेनेवा में हुई। इसमें 41 देशों ने हिस्सा लिया था। इसकी स्थापना इस वर्ष 10 जनवरी को प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में इसकी विफलता को देखते हुए इसे भंग कर दिया गया था। बिहार से अलग होकर झारखंड बना भारत का 28वां राज्य।
लंबे समय से चले आ रहे हैं आदिवासी आंदोलन के बाद 2000 में आज ही के दिन आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती पर झारखंड भारत का 28वां राज्य बना था और झारखंड पहले बिहार राज्य का था हिस्सा था। झारखंड आदिवासी बहुल और खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है। ये आप देखिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है। WTA सिंगल्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला है सानिया। टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा का जन्म 1986 में आज ही के दिन मुंबई में हुआ था। मुंबई में 6 साल की उम्र में टेनिस खेलना शुरू किया। सन 2000 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ सर्किट पर खेलकर पेशेवर टेनिस कैरियर की शुरुआत की। 2004 में हैदराबाद ओपन में अपनी पहली WTA डबल्स ट्रॉफी जीती। 2005 में WTA सिंगल ट्रॉफी जीतने वाली व ग्रैंड स्लैम की तीसरे दौर ऑस्ट्रेलियन ओपन तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। 2016 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। परंपराओं के साथ काठमांडू में नववर्ष का जश्न धूमधाम के साथ मनाते लोग। आसमान की भीड़ भाड़ में मिले 5 लाख नए सितारे। एक क्या होता है ग्लोब्यूलर क्लस्टर? यह लाखों सितारों का बेहद घना झुंड है। यह हमारे इस ब्रह्मांड के सबसे पुराने सदस्यों में से एक है और इन क्लस्टरों से विज्ञानियों को यह समझने में मदद मिलती है कि मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में सूर्य नहीं है। आकाशगंगा के ज्यादातर ग्लोब्यूलर क्लस्टर मिल्की वे के केंद्र में स्थित है। उनकी स्थिति का इस्तेमाल कर वैज्ञानिकों को पता चला कि सूर्य और धरती सेजिटेरियस आर्म के ओपन क्लस्टर्स में है। ओमेगा सेंटोरी को ही क्यों चुना? ओमेगा सेंटोरी हमारी अब तक की जानकारी में मिली मिल्की का सबसे बड़ा ग्लोबुलर क्लस्टर है जिसे पृथ्वी से देखा जा सकता है। यहां से देखने पर यह आकार में पूर्णिमा की चांद जैसा ही बड़ा दिखता है। चलिए छोड़िए। अब हो सकता है HIV व TB का एक साथ परीक्षण। ये अमेरिकी शोधकर्ताओं ने एक नया अध्ययन किया है। सीवर के वायरस से बनाया बैक्टीरियोफेज। BHU के माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने किया शोध। गुंटूर के बुजुर्ग मरीज पर मिले अच्छे परिणाम। इसके मां की जान बचाने को आंध्र प्रदेश से आया उद्योगपति। देश के पहले बैक्टीरियोफेज के इस्तेमाल से दवाओं का दिखा असर। दवाओं का 3 वायरस को मिलाकर तैयार किया गया है मिश्रण। 69,255 पेंसिल इकट्ठा कर बना रिकॉर्ड। ये आप देखिए वाशिंगटन की बात है बच्चों की। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, देख सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। मेहनत 100% करिए, कोई कमी नहीं छोड़िएगा।